हाँ भाई बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी बाय डॉक्टर पीएल सैनी पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक होगा व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, हमने हमारी पिछली क्लास में व्यक्तित्व टॉपिक शुरू किया था और व्यक्तित्व को समझा था कि व्यक्तित्व होता क्या है और उसके साथ उनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसी क्रम में जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो भाई व्यक्तित्व को यानी व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता होती है, एक तरह से हम कह दें। तो इस संपूर्ण गुणात्मकता को या व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो देखिए, अगर हम जनरल बात करें तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक या किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कारक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो वो दो कारक कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, दो कारक में एक कारक तो आता है वंशानुक्रम, जो कि हमें जीनों से मिलते हैं, वंशानुक्रम। और जो दूसरा कारक होता है वो कारक होता है वातावरण। साइकोलॉजी में हमने कई सारे कारक में हमने देखा है कि जो भी कारक होते हैं किसी भी चीज़ के, जनरली वो दो प्रकार के होते हैं, एक वंशानुक्रम और एक वातावरण। तो ये वंशानुक्रम और वातावरण हमें बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम में भाई क्या क्या शामिल होता है? वंशानुक्रम में भाई जो भी हमें जेनेटिकली प्राप्त होता है वो सारे, जैसे शरीर रचना, उसका जो फिजिकल है उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, यानी शरीर रचना कैसी है, उसकी बुद्धि कितनी है, ठीक है, उसमें बुद्धि का लेवल क्या है, बुद्धि भी वंशानुक्रम से काफ़ी हद तक प्रभावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और स्नायु मंडल, तो ये चार चीज़ें हैं जो कि वंशानुक्रम से प्रभावित होती हैं। वातावरण की बात करें तो वातावरण में कौन कौन से फैक्टर आते हैं भाई? वातावरण में फैक्टर आते हैं, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पारिवारिक वातावरण। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके पारिवारिक वातावरण पर मुख्यतः निर्भर करता है। दूसरा, अगर हम बात करें तो दूसरा होता है विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण के बाद अगर हम बात करें तो होता है सामाजिक वातावरण, एक होता है सांस्कृतिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण। तो 5 कारक इसमें आते हैं और 4 कारक इसमें आते हैं वंशानुक्रम में, ठीक है। तो देखिएगा, करते हैं हम एक एक की बात। वंशानुक्रम में अगर हम पहला देखें तो पहला है शारीरिक रचना। शारीरिक रचना को हम कहते हैं फिजिकल कंस्ट्रक्शन। ठीक है। तो शारीरिक रचना वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। किसी व्यक्ति का फेस अट्रैक्टिव होता है, कोई लंबा होता है, कोई मोटा होता है, तो ये सारे काफ़ी हद तक उसके जो वंशानुक्रम है उससे उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। दूसरे अगर फैक्टर की बात करें तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता या कम सक्रियता ये भी हमारे वंशानुक्रम द्वारा ही निर्धारित होती है। इन्हें हम कह देते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो देखा जाए तो हम जो कुछ भी व्यवहार करते हैं, कई बार व्यवहार करते हैं, जैसा हमारा गुस्सा, सारा सब जो भी चीज़ें होती हैं वो किस पर निर्भर करती हैं? इन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर निर्भर करती हैं। यहाँ तक कि बालक के विकास को, वृद्धि को भी कई बार ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित करती हैं, और जो किससे जुड़ी हुई हैं? वंशानुक्रम से। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। तीसरे की अगर बात करें तो तीसरा होता है स्नायु मंडल, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम भी किस में शामिल किया जाता है? वंशानुक्रम में। और चौथा जो व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, चौथा कारक, वो है बुद्धि। बच्चों, बुद्धि काफ़ी हद तक वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होती है। बुद्धि, इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये 4 कारक, ठीक है, वो हैं जो व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, और ये चारों कारक ही किस पर निर्भर करते हैं? वंशानुक्रम पे। कौन कौन से कारक हैं भाई? शारीरिक रचना,
फिजिकल कंस्ट्रक्शन जिसको हम बोलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्नायुमंडल नर्वस सिस्टम, और चौथा जो कारक है वो है बुद्धि इंटेलिजेंस। तो ये हुए वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित किए जाने वाले कारक। वातावरण वाले कारक की अगर बात करें तो 5 कारक हैं भाई। कौन कौन से? पहला और मुख्य कारक पारिवारिक वातावरण, पारिवारिक वातावरण, ठीक है। परिवार के बाद में सबसे पहला अगर बच्चे की अगर बात करें तो बच्चा होता है परिवार में। परिवार से सीधा हो जाता है कहाँ भाई? विद्यालय में। विद्यालय से कनेक्ट रहता है। 3rd क्लास के बच्चे को हम नर्सरी स्कूल, 4th क्लास के 3rd 4th क्लास के बच्चे को नर्सरी स्कूल में डाल देते हैं। तो नर्सरी स्कूल में जैसा वो सीखेगा वैसा ही उसका व्यक्तित्व हो जाएगा। तो पारिवारिक वातावरण। दूसरा कौन सा हो गया? विद्यालयी वातावरण। विद्यालयी वातावरण, विद्यालय के संपर्क में आने के बाद में फिर वो आता है धीरे धीरे समाज के संपर्क में। इसलिए जो तीसरा कारक जो प्रभावित करेगा वो सामाजिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। और सामाजिक वातावरण में वो क्या देखता है भाई? कैसे बोला जाता है, कैसे कहा जाता है, कैसे और क्या क्या उस सामाजिक वातावरण की क्या क्या परंपराएं हैं, ये सारी उसमें आती हैं। तो हम क्या देंगे? वातावरण। तो हम क्या देंगे? सांस्कृतिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण से क्या जुड़ा रहता है? सांस्कृतिक वातावरण। तो चौथा फैक्टर हो जाएगा सांस्कृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण। और सांस्कृतिक वातावरण के बाद में 5वां और अंतिम फैक्टर जो होता है वो होता है भौगोलिक वातावरण, ठीक है। भौगोलिक, जहाँ जो जिसमें कि वहाँ उस क्षेत्र का टेम्परेचर है, वर्षा है, नमी है, ठीक है, सर्दी गर्मी जो भी है वो सारे इसमें आ जाते हैं जो कि उसके शरीर को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों ये थे व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। दोबारा एक बार हम बात कर लेते हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक को 2 भागों में बांट सकते हैं, वंशानुक्रम वाले और वातावरण वाले। वंशानुक्रम की बात करें तो इसमें 4 कारक हैं, शारीरिक रचना, फिजिकल कंस्ट्रक्शन, अंतःस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्नायुमंडल नर्वस सिस्टम, बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो ये तो हुए वंशानुक्रम वाले कारक। दूसरे कारकों की बात करें जो वातावरण से रिलेटेड हैं, तो वातावरण से सबसे पहला पारिवारिक वातावरण, विद्यालयी वातावरण, सामाजिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण और भौगोलिक वातावरण। देखिए बच्चों, परिवार में इनको भी याद करने का ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में बच्चा होता है सबसे पहले पारिवारिक की चीज़ें ही सीखता है। उसके बाद किससे कनेक्ट होता है? वो सीधा विद्यालय से कनेक्ट होता है। इसलिए विद्यालयी वातावरण जो उसको प्रभावित करता है। घर और विद्यालय से जुड़ने के बाद में धीरे धीरे वो समाज के संपर्क में भी आता है। इसलिए सामाजिक वातावरण, पारिवारिक, विद्यालय और सामाजिक वातावरण। और समाज की जो संस्कृति है तो चौथा फैक्टर हो जाएगा सांस्कृतिक वातावरण। और लास्ट 5वां भौगोलिक वातावरण, जिसमें कि वहाँ के टेम्परेचर हैं, ठीक है, सर्दी गर्मी, उसको वहाँ की नमी है, जो कि सारे फैक्टर जो भी है भौगोलिक वातावरण वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हम आगे बात करते हैं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बाद आगे हम बात करेंगे संगठित व्यक्तित्व के गुणों की, ठीक है। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ और फिर हम पढ़ेंगे संगठित व्यक्तित्व के गुण। तो व्यक्तित्व हमने जान लिया है भाई, व्यक्तित्व क्या होता है, उसमें गुण अवगुण सारे शामिल होते हैं, है ना। मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन, किसने कहा भाई मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन व्यक्तित्व को? बताइए। आलपोर्ट ने। किसने कहा? आलपोर्ट ने, जो कि मनोविज्ञान के क्या हैं? जनक, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं संगठित व्यक्तित्व के गुण। संगठित व्यक्तित्व के गुण। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से गुण होते हैं भाई संगठित व्यक्तित्व में। एक एक की बात कर लेते हैं। पहले गुण की अगर बात करें तो भाई होता है आत्मचेतना। जो संगठित व्यक्तित्व होता है, ठीक है, उसमें चेतना पाई जाती है, उसमें आत्मचेतना पाई जाती है, ठीक है, वो हमेशा सक्रिय रहता है, तो इसे हम कहते हैं आत्मचेतना, ठीक है। तो संगठित व्यक्तित्व का गुण, पहला गुण आत्मचेतना। आत्मचेतना क्या कह देते हैं भाई इसे? सेल्फ कॉन्शियसनेस। मैं यहां पे लिख दूं सेल्फ कॉन्शियसनेस, आत्मचेतना।
दूसरे अगर गुण की बात करें तो दूसरा गुण होता है सामाजिकता, सोशियबिलिटी। ठीक है, तो जो संगठित व्यक्तित्व होता है वो सामाजिक होता है, समाज के लोगों से मिलता जुलता है, समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो आत्मचेतना के अलावा दूसरा गुण कौन सा हुआ? सोशियबिलिटी, या मैं कहूं सामाजिकता। सामाजिकता, सोशियबिलिटी, सोशियबिलिटी। ठीक है, दो गुण हुए। तीसरे गुण की बात करें तो होता है समायोजनशीलता। जो संगठित व्यक्तित्व होता है वो हर परिस्थितियों में समायोजन स्थापित कर लेता है, या मैं कहूं कि उसमें समायोजनशीलता पाई जाती है, एडजस्टमेंट पाया जाता है, जिससे जो भी उसके सामने परिस्थितियां होती हैं उनमें तालमेल बिठा के वो अपना हैप्पीली जीवन जीता है। ठीक है, तो तीसरा कारक हो जाएगा समायोजनशीलता। तीसरा गुण हो जाएगा समायोजनशीलता, समायोजनशीलता। क्या बोलते हैं भाई इसको? एडजस्टेबिलिटी, एडजस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इंग्लिश टर्म के लिए जरूरी नहीं कि इंग्लिश टर्म के साथ साथ याद रखो, आपको हिंदी टर्म याद होनी चाहिए। आत्मचेतना, सामाजिकता, समायोजनशीलता। जब हिंदी टर्म आपको याद हो जाएंगी तो धीरे धीरे इंग्लिश टर्म भी याद हो जाएंगी। एक साथ ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं होती, और सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। संगठित व्यक्तित्व के गुण, आत्मचेतना पाई जाती है भाई, वो सोशबिलिटी पाई जाती है, सामाजिकता है ना, सामाजिकता पाई जाती है, समायोजनशीलता पाई जाती है। समायोजनशीलता को क्या बोलते हैं? एडजस्टेबिलिटी। चलिए, अगला जो संगठित व्यक्तित्व का गुण है वो होता है प्रबल संकल्प शक्ति। ये प्रबल संकल्प शक्ति क्या होती है भाई? प्रबल संकल्प शक्ति, प्रबल संकल्प शक्ति, जिसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग विल पावर, स्ट्रॉन्ग विल पावर। देखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर से क्या मतलब है? कई बार हम डिसीजन लेते हैं, हाँ, कभी कभी हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे तो, मैं इसकी तैयारी करना चाहता हूँ, ठीक है, इस एग्जाम की मुझे तैयारी करनी है। तो कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि एक बार उन्होंने डिसीजन ले लिया तो वो उसी एग्जाम की तैयारी करते हैं और पूरे मनोयोग से करते हैं, उसमें सफल होते हैं। कुछ व्यक्ति होते हैं कि डिसीजन ले लिया कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, कुछ समय बाद उनको लगता है कि नहीं मैं तो इसकी तैयारी नहीं करूँगा, मैं तो उस एग्जाम की तैयारी करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि अपने जो डिसीजन जो होते हैं उनको ही वो चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो जो संगठित व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होता है उसमें ऐसा नहीं पाया जाता। उसमें पाया जाता है वो पहले ही जो डिसीजन लेता है वो सोच समझ कर लेता है, और ऐसा रेयरली होता है कि वो अपना डिसीजन चेंज करे। इसीलिए कहा जाता है कि उनमें प्रबल संकल्प शक्ति पाई जाती है। ठीक है, अगला जो गुण है वो है उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। तो भाई जो संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, यानी वो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और उनका मानसिक जो मेंटली लेवल है वो भी उनका फिट होता है, वो भी उनका ठीक होता है। ठीक है, और जो असंगठित व्यक्तित्व जो गुण होता है, असंगठित व्यक्तित्व के गुणों की अगर बात करें तो उनका ना तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होता है और ना ही जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी उनका ठीक नहीं होता। तो शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकली फिट होते हैं और मानसिक रूप से भी वो बिल्कुल संतुलित और एकदम से स्वस्थ होते हैं। अगले गुण की बात करें तो मनोदैहिक तंत्र। ठीक है, उनका जो मनोदैहिक तंत्र है वो गत्यात्मक पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूं मनोदैहिक तंत्र गत्यात्मक होता है। छठा, मनोदैहिक तंत्र जो होता है वो गत्यात्मक होता है। क्या मतलब है भाई मनोदैहिक तंत्र के गत्यात्मक से? यानी डायनेमिक साइकोफिजिकल सिस्टम। यहां पे लिख दूं मैं डायनेमिक साइकोफिजिकल सिस्टम। देखिए क्या मतलब है भाई डायनेमिक साइकोफिजिकल सिस्टम से? डायनेमिक साइकोफिजिकल सिस्टम से मतलब है कि वो मन और शारीरिक रूप से गत्यात्मक होते हैं, यानी उनके पास हमेशा कुछ विचार होते हैं, करने के लिए कुछ काम होता है, वो उदास हताश ऐसा नहीं होता उनमें। तो उसी को हम कहते हैं मनोदैहिक तंत्र गत्यात्मक होता है।
ठीक है। और फाइनली जो गुण है वो है संवेगीय स्थिर, 7वां संवेगीय स्थिर, जिसको हम बोल देते हैं इमोशनल बैलेंस। संवेगीय स्थिर क्या बोलते हैं भाई इसको? इमोशनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस्ड, इमोशनली बैलेंस्ड या इमोशनल बैलेंस्ड, ठीक है। तो बच्चों ये है एक संगठित व्यक्तित्व के गुण, ठीक है। दोबारा हम बात कर लेते हैं संगठित व्यक्तित्व के गुण। संगठित व्यक्तित्व का मतलब है जो व्यक्ति बिल्कुल जिसका व्यक्तित्व संगठित होता है उसमें कौन कौन से, यानी अच्छे व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो पहला है आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है। दूसरा है सामाजिकता, सोशेबिलिटी। थर्ड वन इज समायोजनशीलता यानी एडजस्टेबिलिटी। फोर्थ है प्रबल संकल्प शक्ति। चौथा क्या है भाई? प्रबल संकल्प शक्ति उनमें होती है। पांचवी की अगर बात करें तो शारीरिक व मानसिक रूप से वो उनका जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा होता है, यानी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य या शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं। छठा मनोदैहिक तंत्र गत्यात्मक, यानी उनका गत्यात्मक मनोदैहिक तंत्र पाया जाता है। और फाइनली 7वां जो है संवेगीय स्थिर, यानी इमोशनली वो बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये थे संगठित व्यक्तित्व के गुण, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है, अपनी सेकंड क्लास यहाँ कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक का जो मैंने पढ़ाया है उसे रिवाइज़ करें, अपनी पहली क्लास और ये दूसरी क्लास, दोनों क्लासों को ढंग से रिवाइज़ करें। उसके बाद फिर हम इसमें आगे व्यक्तित्व की परिभाषाओं को तो हमने पढ़ लिया है, उसके बाद जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों या शिक्षाविदों द्वारा बताए गए हैं हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।